बैठ जाओ बेटा फटाफट से। बैठ जाओ। बैठ जाओ सब लोग। पहले तो खड़े हो जाओ सारे। नहीं नहीं रुको 1 मिनट, खाना खा लिया सबने? ठीक है बाद में खाना, आप बैठ जाओ। नहीं क्या, कितने साल से भूखे हो तुम लोग एकदम से? हाँ हाँ। भाई किसको प्राइज मिला था वीटी सर से? कौन बच्चा है? कौन 3 बच्चे हैं? खड़े हो जाए एक बार, मैं देखना चाह रहा था। कौन 3 बच्चे जिनको इनाम मिला था वीटी सर से? आपके बैच में है? एक तू भी था। कितने पैसे मिला है? कहाँ गया पैसा सब? बताया नहीं तू? है? खा गया अकेले अकेले? बैठ जा। और कौन था? अच्छा आने दो। तुम लोग को कुछ नहीं दिया? अच्छा। पीछे भाई तू आ गया पहले, मेरे पास आ, जल्दी आ। मेरे पास आ जल्दी। मेरे पास बैठेगा तू यहाँ। इधर हो जा भाई। कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, इधर बैठे। बैठ यहाँ, बैठ मेरे पास बैठ। ठीक है। भाई कैप वाले 2 बच्चे साथ नहीं बैठेंगे, जिन्होंने कैप लगा रखे दूर दूर बैठो। हाँ ठीक है। पढ़ रहे हैं, चलो आओ। जल्दी करेंगे बेटा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। इधर सुनो ध्यान से बेटा। भाई सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जल्दी आ जा भाई, है ना, क्लास स्टार्ट हो रही है। गलती से मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया ना, भगा देगा मास्टर वहां। हाँ तुमने भी देखा नहीं है, किसी कॉलेज में गए नहीं हो तुम कभी, तुमने उनका एटीट्यूड देखा नहीं है। वो याद कर लेते हैं शकल, और नियम से 6 दिन जलील करते हैं क्लास में। ठीक है चलो। बैठो भाई, चलो स्टार्ट करेंगे। बेटा सब लोग सुने ध्यान से, बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाओ। हमने सेल वाला कर लिया है, मेरे को सेल का भी सॉल्यूशन बना के देना है आपको बस। सेल साइकिल का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, बायोलॉजिकल का बना के दे दिया है। जिस जो भी बच्चा अपना डोपा प्राइम का पूरा असाइनमेंट कर रहा है उसका सॉल्यूशन देख लो। मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता दूंगा इस वीक में ही, कि इस दिन मैं फ्री हूं, आप आके पूरा डाउट पूछ लो। ठीक है? प्रॉपर मैं 2-3 घंटे बैठ जाऊंगा, आप अपने डाउट पूछना, टाइम बता के करेंगे उसको, ऐसे नहीं। ठीक है? तब तक आप सोल्यूशन में से अपना सारा चीजें देख लो जो आपको डाउट आ रहा है। हो सकता है एक आध के आंसर की गलत हो, वो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है? हर चैप्टर का आपको 200-250 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा, उसको बनाना है। क्लियर है? ठीक। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा है जो मियोसिस 1 की सारी स्टेजेस प्रोफेज 1 की बता सके कि इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है? कौन कौन बता सकता है? ठीक है, बता बेटा। हाँ, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन, आगे? जाइगोटिन में क्या होता है? हाँ ठीक है, वो तो उसमें चला लेप्टोटिन में, आगे? पेयरिंग हो रही है। हाँ बेटा, लास्ट आप आगे आ जाओ, सबसे लास्ट। आ गया बच्चे? हाँ और? ठीक है, बैठ जाओ 1 मिनट। बेटा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये बात? बच्चे आगे आ जाओ, यहाँ पे। यहाँ कोई बैठा आप चारों के साथ पीछे थर्ड फोर्थ बेंच पे? कोई बैठा है? एक पर्सन बिठा सकते हो? नहीं, नहीं हो पाएगा। चलो फिफ्थ आ गया, यहाँ पे यहाँ बैठ बेटा, इनके साथ बैठ फिफ्थ वाले डेस्क पे।
एक जने को बिठाओ बेटा, आप लोग प्लीज बिठा लो। कौन बैठा है? नहीं, आगे यहाँ कोई नहीं बैठा, यहाँ बैठ जाएगी। आप सुने ध्यान से, तू भी लास्ट उधर से खड़ा हो, छुप रहा है, आगे आ जा, आ गया, हंस भी रहा है। मैं सिर्फ क्या बोलना चाह रहा हूं, आप में से जो बच्चे मेरी बात समझ सके, भाई सुन लो ध्यान से। पहला फेज खत्म हो रहा है, आपकी तैयारी के 3 फेज हैं भाई, सुन लो, मैं बार बार रिपीट करता हूं। बैठ भाई जल्दी से। आपकी तैयारी के 3 फेज होते हैं। पहला फेज अगस्त में जब ये फेस्टिवल आते हैं तब खत्म होता है, सारी चीजें रिवाइज कर लेना जो इसको सिलेक्ट होना है, पहले बोल रहा हूं। दूसरा फेज आपका खत्म होता है दिवाली के आसपास, जहां पे छठ वगैरह का छुट्टी हो रहा होता है, सारा सिलेबस तब आपको रिवाइज करना होता है तब तक। तीसरा फेज आपका जब सिलेबस फिनिश हो रहा होगा फैब के आसपास। ये 3 फेज हैं आपकी तैयारी के इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं कि आप जो है मतलब मेंटल रिवीजन कर रहे हैं। मेंटल रिवीजन क्या है? आप खाना खा रहे हो, पूरा का पूरा फेज रिवाइज करो दिमाग में बैठ के, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 का। जो बच्चा ये करना स्टार्ट कर देगा उसको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में रिवीजन कैसे करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि नोट्स बहुत सारे हो जाएंगे, बाद में रिवाइज नहीं कर पाओगे। उसका एक ही सोल्यूशन है, बायो, जिन सब्जेक्ट में थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका तरीका यही है, दिमाग में बैठो, माइटोसिस पूरी रिवाइज करो, ठीक है। दिमाग में जो चीज नहीं याद आ रही है उसको अपने कॉपी में, अपने फोन के नोट्स में लिख लो, जाके कॉपी में से देखना है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, मुश्किल पेपर नहीं आता, आपको याद कुछ नहीं रहता है। दिमाग बैठो, आप बैठ के खाना खा रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, आपने लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पैकेटीन में क्या हो रहा है, ये चीजें रिवाइज कर ली ब्रेन में। समझ आ रहा है? आप अचानक से भूल गए डायकाइनेसिस में क्या होता है, आपने अपनी कॉपी में या अपने फोन के नोट्स में फटाफट से लिख लिया। बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने पर्सनल नंबर पे खुद से व्हाट्सएप करके कि ये मुझे करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, उस तरीके से यूज कर लिया। टेक्नोलॉजी को गलत यूज नहीं, सही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे जैसे आप मेंटल रिवीजन करना सीख जाओगे, आप क्या करा करोगे, कहीं भी बैठ के कुछ भी करते हुए, जैसे आप रिक्शे में जा रहे हो बैठे हुए, तो रिक्शा तो नहीं चला रहे हो आप, कोई और चला रहा है, सही है ना? ठीक है, गेट बंद कर दे बेटा, सही है। तो उसमें भी आप कुछ सोचते हुए जाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो? रोड पे चलते हुए नहीं सोचना है। आप बैठ के खाना खा रहे हो तो वो हाथ से खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्शे में बैठे हो, कोई ऐसी जगह जहां फ्री बैठे हो, प्लीज मेंटल रिवीजन की हैबिट डालो। क्लियर है? क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको पता रहेगा यही चीज देखनी है मुझे, मैं ये बोल रहा था। क्लियर? पूरा पूरा चैप्टर जिनमें कॉन्सेप्ट है, जैसे सेल वाला चैप्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मुझे क्या पढ़ना है, आरबीसी की में क्या क्या होता है, याद आ रहा है? ऐसी ऐसी चीजें, उसके वो 5 फंक्शन क्या थे, ये सोचने लगो। सेल वॉल किस में होती है, क्लियर है? उसके बाद एल्गी की सेल वॉल में क्या था, प्लांट की सेल वॉल में क्या था, मिडल लेमला किसका बना है, ये छोटी छोटी बातें जब सोचने लगोगे ना, इसको कहते हैं मेंटल रिवीजन। जब तक आप ब्रेन में रिवीजन करना नहीं स्टार्ट करोगे आपको याद नहीं रहेगा। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर बार नोट्स रिवाइज करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, समय है। किसी को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? करके देखो, आपको फायदा होगा। पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ब्रेन में न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व होगा, रजनीकांत तो हो नहीं तुम लोग, ठीक है। ब्रेन में लैप्टोटीन में क्या हुआ, जाइगोटीन में क्या हुआ, ये तो सोच सकते हैं बैठे बैठे, क्लियर है? मैं फंजाई में सोच सकता हूं, कंपैरिजन, चारों के कंपैरिजन में ब्रेन में सोच सकता हूं, तो बस हो गया रिवीजन, और क्या करना है। क्लियर है? सही है, करके देखो, आपको पता चलेगा रियलिटी में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और जब आप कॉपी खोलोगे ना आपको पता रहेगा मुझ मैं ये भूल रहा हूं। दिमाग में सोचो एस्कोमाइस्टिस के एग्जाम्पल, बेसिडियो के एग्जाम्पल, खाना खा रहे हैं सोच रहे हैं बच्चे, जब तक आप ये नहीं सोच लो कि ये सिलेक्शन इस साल करना है, नहीं होगा। मैं बार बार हर दूसरे दिन ये बात इसलिए बोल रहा होता हूं, मुझे आपको 100% मोटिवेट रखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अब पीछे छूटने स्टार्ट हो जाएंगे, पहले फेज के बाद, दूसरे फेज के बाद। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप एक अच्छी फाइट मार पाएंगे। जीतना हारना एक अलग चीज है, एक अच्छी फाइट लेना जरूरी है। दूसरा, लाइफ में आप तैयारी करना सीख जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। बहुत सारे आपको नहीं पता यूपीएससी में मैक्सिमम डॉक्टर्स इंजीनियर क्यों है, क्योंकि उन्होंने नीट एआईपीएमटी के लिए कभी तैयारी करी थी, जेई के लिए तैयारी करी थी। उन्हें तैयारी करना आता है, उन्हें डिसिप्लिन आता है, क्योंकि वो सिलेक्ट हुए थे तभी डॉक्टर बने। तो उनको तैयारी करना आता है, इसलिए वो यूपीएससी में क्रैक कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका ब्रेन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है ही नहीं, ऐसा कोई ब्रेन नहीं होता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन जेई में हो सकता है ना, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं उसको भी उतना ही पढ़ना है, उसको हिस्ट्री 0 आती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ऐसा तो कोई ब्रेन ट्रेन करते नहीं, सबसे ज्यादा शार्प आपका ब्रेन इसी साल में होगा। जब आप मेडिकल कॉलेज में भी चले जाओगे इतना शार्प ब्रेन नहीं होता है, वहां नॉर्मल सिलेबस चलता है, जैसे 12th का सिलेबस चल रहा होता है, छोटे छोटे फेज होते हैं, एग्जाम होता है, उसको कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, पढ़े। स्टार्ट विद द मेंटल रिवीजन, ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हर वक्त कर रहे, धीरे धीरे हैबिट पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चे करेंगे, बताना कि फायदा हुआ कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम वायरस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वायरस से। मैं उम्मीद करूंगा आप 1 से 2 दिन में सारे का सारा ये बना लेंगे क्वेश्चंस, और मैं आपको प्रॉपर टाइम दे दूंगा, इस दिन आप बैठ के मेरे साथ डिस्कस कर लेना जो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन सही है, दोनों सही है? दोनों सही है। एस्कस इज अ, ठीक है, एस्कोकार्पन, बेसिडियोकार्प, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल स्पोर इज एक्सोजिनस इन एस्परजिलस। एस्कस होगा ना, एंडोजिनस है, ठीक है, क्लियर। बच्चे बच्चे आप, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आपका ब्रेन फास्ट प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप मेंटल रिवीजन स्टार्ट करते हैं खुद से, ठीक है। कोनिडिया प्रेजेंट इन, सही है, कोनिडिया प्रेजेंट इन पक्सिनिया, गलत, क्योंकि पक्सिनिया बेसिडियोमाइस्टिस है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ये छोड़े थे मैंने आपके लिए, मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, आज कर लेंगे आप, ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में। 15 क्वेश्चन है ये, है ना, कर लेना इसको। आ जाओ, देखो इसमें प्लांट किंगडम के बारे में बहुत कम डिटेल दे रखी है एनसीईआरटी ने। क्या क्या दे रखी है? हेडिंग डालो, प्लांट किंगडम के बारे में 2-3 लाइनें हैं जो लिखवा देता हूं, जो आपके काम की है। सबसे पहले, प्लांट किंगडम में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? भैया बात ना करो यार। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? नहीं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये ग्रुप आते हैं। सेल वॉल बताओ, सेलुलोज की, सेल वॉल सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की। स्टोरेज स्टार्च का, किसी को याद है स्टार्च में ग्लूकोज कौन सा होता है, अल्फा या बीटा? अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज की लिंकेज कौन सी होती है? 1,4 और 1,6 दोनों होती है, 1,4 1,6 दोनों होती है, अल्फा 1,4 1,6, ठीक है। चलो कोई नहीं, बायोमोलिक्यूल अत्यधिक गरीबी, यस। सेल वॉल, स्टोरेज, आगे चलते हैं। और हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? क्लोरोफिल होगा, सारे ही प्लांट में क्लोरोफिल होता है, यस। मैं अगर आपसे स्टेटमेंट बोलूं, ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, सही है, और ऑल प्लांट सेल हैव क्लोरोफिल, ऑल प्लांट है, रूट सेल में क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। और क्या क्या है भाई बताओ? इंसेक्टिवोरस है कुछ, इंसेक्टिवोरस में हमने लिख दिया वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, यस। और हम लिख सकते हैं और भी कुछ लिख दो, ब्लैडर वर्ड लिख दो, ठीक है। ये कुछ प्लांट है, ये क्या होते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर इंसेक्ट को खाते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट क्या करेंगे? किल करेंगे इंसेक्ट को, किसके लिए? फॉर नाइट्रोजन। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। क्लियर है? यस, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए वो क्या करेंगे? इंसेक्ट को क्या करेंगे बेटा? किल कर लेंगे, ठीक। हम बात कर रहे हैं इंसेक्टिवोरस की। अब हम आगे की बात करते हैं बेटा। पैरासिटिक प्लांट कोई है? कस्क्यूटा, क्या बोलते हैं? अमरबेल। हाँ भाई, किस तरह का पैरासाइट है? कंप्लीट पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट है? कस्क्यूटा
जो है पैरासाइट है बेटा, नॉन ग्रीन होता है, पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड है, कंप्लीट पैरासाइट है, नॉन ग्रीन होता है। कस्क्यूटा, ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एक्सेप्ट कस्क्यूटा, समझ आया? ऑल प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इवन इंसेक्टिवोरस, इवन इन इंसेक्टिवोरस, सब में क्लोरोफिल है, किसको छोड़ के? कस्क्यूटा, क्योंकि कस्क्यूटा बेटा क्या करता है, पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड है, पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? किसी और पे डिपेंड है। कोई डाउट? समझ में आ गई बात? आगे की बात करते हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? पहला, सेल वॉल, पहले तो मल्टी सेलुलर लिख देते हैं, यस, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ये तो क्या है जो इस चैप्टर में दे रखा है, स्टोरेज, ग्लाइकोजन और एंड फैट, ठीक है? ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है हमारी बॉडी में? लिवर में, सिर्फ लिवर में? और कहां होता है? मसल्स में, दो जगह होता है, मसल में। कितने टाइम का ग्लाइकोजन होता है बॉडी में? मान लो तुम्हें खाना देना बंद कर दे, तो कितने दिन में ग्लाइकोजन खत्म होगा बॉडी का? 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या टूटना स्टार्ट हो जाता है? फैट, फिर लास्ट में प्रोटीन, ठीक है? बोलो, ठीक है? हाँ, स्टोरेज, ठीक है, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट, स्टोरेज, ग्लाइकोजन एंड फैट। अच्छा, और हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन होलोजोइक, निगल के खाने वाले, नहीं, होलोजोइक मतलब निगल के खाना, कंप्लीट इंजेशन, कंप्लीट इंजेशन मतलब पूरी तरीके से निगल जाना, किसको निगल गए? खाने को, कंप्लीट इंजेशन। क्लियर है? ठीक है, बोलो, सही है बेटा? कंप्लीट इंजेशन, पूरी तरीके से खाने को निगल गए हैं। कोई डाउट? ठीक। और कोई चीजें बेटा इसमें, इसमें देखो क्या होता है, इसमें बच्चे हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हमारे पास आगे डेवलपमेंट होती है, तो प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट याद है किसी को? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाना एडल्ट, इनडायरेक्ट मतलब बीच में लार्वा बनना, सही है? ठीक है। इसके अलावा एनिमल में बेटा हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम। क्या मिलता है यहां पर? ऑर्गन सिस्टम मिलता है। क्लियर है? यहां पर क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। कोई डाउट नहीं? हो जाएगा। ये एनिमल किंगडम है। चलिए, यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। पूछो, कुछ पूछना है बेटा? ये डाटा है जो याद रखना है। रीजन क्या है, इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है। मेन क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम याद कर लो और पैरासिटिक प्लांट के। कस्क्यूटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट। किसी को कोई और पैरासिटिक प्लांट याद है? कोई भी बताए। पीचर प्लांट पैरासाइट है? बहुत पिटाई करूंगा 2-3 की मैं। बताओ बताओ। अच्छा, क्लास 12 के चैप्टर सेकंड में लिखा हुआ है 2 नाम, एपोमिक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ बोल, सही बोल रहा है। ओरोबैंकी, स्ट्रिगा, सब भूल गए हो भाई? एपोमिक्सिस जहां लिखा है ना, उसके जस्ट ऊपर 2 नाम लिखे हैं जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट है, ओरोबैंकी और स्ट्रिगा। याद आ रहा है किसी को? नहीं, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कस्क्यूटा याद रहेगा? कस्क्यूटा इसके अलावा दे रखा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में दे रखा है, यस। और वो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है ना? नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, वायरस पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे, जल्दी करो बेटा। वायरस,
कोई कुछ पूछना चाह रहा है? वायरस जल्दी बताओ, स्टार्ट करें? यहां तक ठीक है? मैंने कौन से नाम बताए? ओरो, बेंकी और स्ट्रिगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। लिख लिया? कोई लिखना चाह रहा है? ये क्वेश्चंस कर लोगे? मैं 15 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं यहां पे, कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? हाँ हाँ बेटा। बेटा इंसेक्टिवोरस क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडर वर्ड है। ये प्लांट में लीफ होती है हरे रंग की, पर इंसेक्ट खाता है नाइट्रोजन लेने के लिए। इंसेक्ट नाइट्रोजन लेने के लिए खाता है। ठीक है? सबसे ज्यादा मिनरल, मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा चाहिए हमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? कौन सा चाहिए प्लांट को मोस्ट अबंडेंट? कार्बन नहीं चाहिए? हाँ भाई, कार्बन मोस्ट अबंडेंट नहीं होता है? जमीन से नहीं मिलता, मिनरल नहीं है कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिनरल नहीं होते। कार्बन मिलता है CO2 से, हाइड्रोजन मिलता है पानी से। मिनरल सिर्फ कौन है इसमें से? नाइट्रोजन। समझ आया नहीं आया? समझ आया? मिनरल सिर्फ नाइट्रोजन है। तो जमीन से अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? इंसेक्ट को खा गया है। सही है? इसीलिए प्लांट को सबसे कम नाइट्रोजन पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा फार्मर यूरिया डालता है। सही है? फार्मर सबसे ज्यादा खेत में क्या डालता है? यूरिया, क्योंकि वहां उसको नाइट्रोजन मिलती है। क्या फॉर्मूला है यूरिया का? NH2CO। ठीक है, सही है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, किसमें ज्यादा नाइट्रोजन है? भाई साहब पापियों, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, किसमें ज्यादा नाइट्रोजन है? हैं? तुम्हें बेटा केमिस्ट्री भी सही से नहीं आती। मैं यहां क्या करूंगा, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है यूरिक एसिड का। कितनी नाइट्रोजन दिख रही है? 7। 7 नहीं, 4। तो अगर मैं तेरे से पूछूं कौन ज्यादा मतलब नाइट्रोजन है, यूरिया, यूरिक एसिड और? यूरिक एसिड एक तरह का प्यूरिन होता है। जिसने बहुत पुरानी क्लासेस कभी करी होंगी ना मेरी, मैंने पढ़ाया हुआ है कैफीन, यूरिक एसिड, एडिनिन, ये सारे क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। कितनी नाइट्रोजन दिख रही है? 4। ठीक है? तो कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन रिमूव करेगा? यूरिक एसिड। समझ आ रहा है? सबसे कम नाइट्रोजन कौन रिमूव करेगा? अमोनिया। सही है? चलिए चालू करते हैं। नॉट गेट प्लेस इन एनी किंगडम। दो लोग हैं जिनको जगह नहीं मिली। पहला, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स। क्यों जगह नहीं मिली? क्योंकि सेल नहीं है। सही है? दे आर नॉट सेल, दे आर नॉट लिविंग। ये लिविंग भी नहीं है एंड नॉट सेल, कोई सेल भी नहीं है, ये किसी तरह का कोई सेल नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो इनको जगह नहीं मिली। और किसको जगह नहीं मिली है? लाइकन, माइकोरिजा, इनको भी जगह नहीं मिली है। क्योंकि ये क्या है? दे आर एसोसिएशन, ये एक प्रकार का जुड़ाव है। इसको कोई जगह थोड़ी देंगे किंगडम में। समझ आ रहा है? भाई मेरी बात सुनो, आपका एनरोलमेंट है, आपके दोस्त का एनरोलमेंट है, आपके और आपके दोस्त के बीच में एक दोस्ती है, खाना खिला रहे हो, पर दोस्ती का एनरोलमेंट थोड़ी होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एल्गी लाइकन एक एसोसिएशन है, तो लाइकन कोई किंगडम में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? एसोसिएशन है। माइकोरिजा एक एसोसिएशन है, तो इनको जगह क्यों नहीं मिली? एसोसिएशन है। इनको जगह क्यों नहीं मिली? ये सेल नहीं है। क्लियर है? वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, ये सेल नहीं है। सेल नहीं है इसका मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है ये। क्लियर है? क्योंकि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म, सेल थ्योरी क्या बोलती है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सही है? तो जब ये सेल ही नहीं है तो कैसे जगह देंगे इन्हें? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए स्टार्ट करें। वायरस, वायरस पढ़े, नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन लिखेंगे, चलो एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। लिखो, एग्जांपल्स के नाम लिखो। टीएमवी, टीएमवी वायरस का नाम है। टीएमवी कॉमा हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस कॉमा ग्लोमस, ग्लोमस कॉमा प्रायोन्स कॉमा वायरॉइड कॉमा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कॉमा ई कोलाई, ठीक है, एंड लाइकन, LICHEN, लाइकन। हाउ मेनी आर प्रेजेंट, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन किंगडम, इन एनी किंगडम, किसी भी किंगडम में कर लेते। ग्लोमस माइकोरिजा बनाता है। चलो पहला, एक मिनट रुके, क्वेश्चन देने का सिर्फ पर्पस ये है, सुनो भाई एक मिनट रुको, सुन लो इधर। क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है पहले सुन लो। अरे सुनते नहीं हो तुम ना, अपनी करते रहते हो इसलिए। ये देखो, ये आपके पास फंजाई है, मान लो ये फंजाई है, सुनते नहीं हो ना तुम बात बिल्कुल भी। ये फंजाई है, ठीक है, इसके बीच में ये एल्गी है, दोनों को मिला के लाइकन कह रहे हैं। इसको जगह नहीं दी है, इसको और इसको अलग अलग जगह तो मिलती है। समझ में आ रहा है? मेरी बात नहीं समझ में आया? लाइकन एल्गी फंजाई का बना है, एल्गी और फंजाई को अलग अलग को तो किसी ना किसी किंगडम में जगह मिली है, दोनों को मिला के जगह नहीं मिली है। तो ग्लोमस एक ऐसी फंजाई है जो माइकोरिजा बनाता है, उसको जगह मिलेगी, पर माइकोरिजा को जगह नहीं मिलेगी। नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ग्लोमस एक ऐसी फंजाई है जो माइकोरिजा बनाती है, ठीक है। तो माइकोरिजा क्या है? फंजाई प्लस प्लांट, उसको जगह नहीं है, लेकिन अकेले प्लांट को प्लांट किंगडम में रखा हुआ है, फंजाई को फंजाई में रख लो। समझ आया? तो ग्लोमस कौन सा जीनस है? जो माइकोरिजा बनाता है। क्लियर है? बोलो। मैं लाइकन को जगह नहीं दूंगा, पर मैं इसको और इसको तो जगह दूंगा ना किसी किंगडम में। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चल जाएगा मामला। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल है जिनको जगह मिली? माइकोप्लाज्मा, मैं बता देता हूं बेटा, टीएमवी को नहीं है, हेपेटाइटिस को नहीं है, ग्लोमस को है, माइकोप्लाज्मा को है, ई कोलाई को है, तीन है। हो जाएगा? कंफ्यूजन पॉइंट क्या था? सिर्फ ग्लोमस को लेके। आइए भाई वायरस की बात करते हैं, हेडिंग डाल लो वायरस। मेरी तरफ देखिए, पहले सारे पॉइंट समझेंगे फिर हम इसको लिखेंगे। चलिए बात करते हैं, इधर ध्यान दो सारे। सुने बेटा सब लोग, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, पूरी तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। एनसीईआरटी ने कैसे स्टार्ट किया भाई, बस कोई मुंह ना खोले। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, आप रेप्टिलिया में नहीं जा सकते, आप रहोगे मेमिलिया में ही, है ना। मुंह खोलने से जो सोच रहे हो कि क्रोकोडाइल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, अब जो मैं बताऊंगा वो सुनना ध्यान से, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, वायरस के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? वायरस जो है उसको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं मिला है, क्योंकि वो नॉन सेलुलर और ए सेलुलर वर्ड यूज कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं ए सेलुलर, ए सेलुलर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो सेल से छोटी है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया ए सेलुलर है, न्यूक्लियस ए सेलुलर है। समझ आ रहा है? तो ए सेलुलर मतलब पूरी तरह से सेल नहीं है, और नॉन सेलुलर का मतलब सेल नहीं है। बात दोनों एक ही है,
पर मतलब हल्के से अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉटल है, तो ये कंप्लीट बॉटल है, इसका जो ढक्कन निकालेंगे तो वो बॉटल नहीं है ना, बॉटल से छोटा कुछ है, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं ए सेलुलर। ठीक है, अब मान लो मैं यहां पर ये पेन ले लूं, ये बॉटल नहीं है ना, ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सिर्फ कैप ले लूं, तो ये कैप है तो बॉटल का पार्ट पर कंप्लीट बॉटल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको मैंने ए सेलुलर वर्ड यूज कर दिया, मतलब सेल से कुछ छोटा। अब मैंने मान लो ये मार्कर ले लिए, तो बॉटल वैसे भी नहीं है, तो इसके लिए वर्ड यूज कर दिया नॉन सेलुलर। मतलब क्या हुआ, वायरस ना तो सेल है और कुछ ऐसा है जो सेल से छोटा है, प्रॉपर सेल है नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं वायरस पूरी तरह से सेल नहीं है। तो दो वर्ड यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं ए सेलुलर और एक वर्ड यूज करते हैं नॉन सेलुलर। सही है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे यहां पर, वायरस क्या है बेटा, वायरस नॉट गेट प्लेस, क्योंकि वो क्या है, ए सेलुलर है, या बोल सकते हैं नॉन सेलुलर है। सही है? दोनों बातें सही हैं। ए सेलुलर मतलब सेल से छोटा, नॉन सेलुलर मतलब सेल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा सुनो ध्यान से। दूसरा ये है बेटा, वायरस को जब आप ध्यान से देखोगे, ध्यान सुनेंगे, वायरस क्या होता है, पहले पूरी बातें सुन लो ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। क्योंकि क्या होगा, वायरस के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो साइंटिस्ट का नाम आता है, नहीं तो वायरस की कोई प्रॉपर्टी आती है। समझ आ रहा है कि ये फीचर वायरस के बारे में ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट होगा और ट्रू फॉल्स में कर रहे होंगे, यही दो तरह के क्वेश्चन, और नहीं आते। तो आपको कुछ 10-12 बातें वायरस के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले, वायरस को जगह नहीं मिली क्योंकि वायरस सेल नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, वायरस में किसी भी प्रकार की कोई ऑर्गेनल नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, और किसी भी प्रकार का कोई मैकेनिज्म वायरस के अंदर नहीं चलता। मान लो मैं कहूं क्या वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म है, नहीं। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल सकता। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सेल के अंदर कराने के लिए पानी एज अ मीडियम चाहिए। समझ आ रहा है? तो वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं है तो किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है। वायरस के अंदर किसी प्रकार की कोई ऑर्गेनल नहीं होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है। क्लियर है? यह बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, जब मैं किसी वायरस को देखता हूं ऐसे, ये वायरस है, तो वायरस में मैं सारी बात लिखूंगा बेटा, बस आप सुन लो ध्यान से। ये प्रोटीन का कवर है, ये कवर किसका है, प्रोटीन का। और ये कैसा है, क्रिस्टल की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में। क्रिस्टल मतलब एक शेप है क्रिस्टल जैसी, एक फिक्स शेप है। भाई क्रिस्टल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर शेप बनना। दूसरा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब पॉइंट ये है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी दोनों में एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन जब आप किसी लिविंग सेल को देखते हो, जैसे मान लो ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में ये डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो हर लिविंग सेल में एक चीज होती है, डीएनए आरएनए दोनों हमेशा साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता ही है, ट्रांसक्रिप्शन होती ही है। लेकिन वायरस एक ऐसा है जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और आरएनए कोई ट्रांसक्रिप्शन से नहीं बना है, मतलब वैसे नहीं इसका वो है। आरएनए का मेन काम क्या है वायरस में, वो जेनेटिक मटेरियल है। हर लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, कोई भी चीज हो, सारे लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और उस डीएनए से आरएनए बनता है। इसीलिए हर लिविंग सेल में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। वायरस एक ऐसा है जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी दोनों नहीं होगा। दूसरी बात, ये सेल के बाहर एक इनर्ट स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इनर्ट। इनर्ट किसे कहते हैं बेटा? जो जिसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ करता नहीं है सेल के बाहर। सेल के बाहर वो इनर्ट होने का मतलब एक तरीके से नॉन लिविंग है। और इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल प्रोटीन की है, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कौन? वायरस। और हम ये मानते हैं कि सेल के बाहर वो नॉन लिविंग है, सेल के अंदर आकर कोई प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब सेल के अंदर लिविंग है। इसलिए हम कहते हैं वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है? सेल के बाहर कैसा स्ट्रक्चर है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के।
क्लियर है? अब जरा ये देखें, वायरस केमिकली प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड है। भाई आरएनए डीएनए को क्या बोलोगे आप? न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड है, इसका मतलब वायरस केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। ऐसा कौन कौन है? क्रोमेटिन, डीएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो वायरस इज केमिकली सिमिलर टू क्रोमेटिन एंड राइबोसोम। सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। अब इसका इन्फेक्शन कौन कर रहा है? डीएनए जो भी है, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है बेटा? इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शियस है। उसके बाद वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। अब अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहा है। किसका? होस्ट का। ये समझ में आ रहा है? अब मान लो उसको प्रोटीन का कवर बनाना है, प्रोटीन का कवर बनाना है, ठीक है। और ये प्रोटीन का कवर बनाने के लिए वो होस्ट का राइबोसोम यूज करता है। अब यहां पर मेरे मन में एक सवाल आपसे आ रहा है, एक वायरस है जिसने बैक्टीरिया को अटैक किया और उसने अपना प्रोटीन का कवर बनाया, तो वो कौन सा राइबोसोम यूज कर रहा होगा? 70S या 80S? 70S। सोच पा रहे हो? इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बैक्टीरियोफाज यूज डैश राइबोसोम टू मेक कॉपी, 70S। समझ आया? एचआईवी वायरस जिसने ह्यूमन के टी हेल्पर सेल को अटैक किया, उसने कौन सा राइबोसोम यूज करके अपनी कॉपी बनाई? 80S। इसका मतलब वायरस अपने प्रोटीन का कवर क्या यूज करता है? यूज राइबोसोम ऑफ होस्ट। समझ आ रहा है? उसका होस्ट का राइबोसोम यूज कर रहा है। होस्ट का क्या यूज कर रहा है? राइबोसोम यूज कर रहा है। क्या बनाने के लिए? खुद की प्रोटीन बनाने के लिए, खुद की प्रोटीन। ये चीज समझ पा रहे हो? अब इसको हम ये बोल सकते हैं कि यूज मशीनरी ऑफ होस्ट। क्या बोल सकते हो? मशीनरी ऑफ होस्ट। अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वायरस का इंफेक्शन कौन करेगा? प्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट क्लियर है? बाहर वायरस कैसा है? इनर्ट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वायरस सेल के अंदर का पैरासाइट है, बाहर का? अंदर का। क्या बोलोगे? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। क्या बोलोगे? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ठीक है। वायरस का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो सब कुछ किसी दूसरे का यूज कर रहा है, सब कुछ किसी दूसरे का यूज कर रहा है। यही रीजन है आप वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं बना सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक कैसे काम करती है? वो केमिकल होते हैं जो किसी का प्रोसेस ब्लॉक करते हैं। जब वायरस किसी दूसरे का सारा चीज यूज कर रहा है, तो आप ब्लॉक कैसे कर पाओगे? मान लो आप क्या करो, एक ऐसी एंटीबायोटिक बनाओ जो डीएनए पॉलीमरेज ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो किसका डीएनए पॉलीमरेज ब्लॉक करा रहे हो? होस्ट का। तो तुम एंटीबायोटिक खाओगे, खुद मर जाओगे। समझ पा रहे हो? क्योंकि आप वो एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट बना रहे हो, तो ये आपके नॉर्मल सेल को भी मारेगा। तो अगर आप वायरस को मारोगे, तो वायरस पहली बात तो बाहर तो मरा हुआ है, बाहर नहीं मार सकते। मार कब सकते हो? जब सेल के अंदर हो। सेल के अंदर कुछ ऐसा करके मार सकते हैं, कुछ ऐसा करके मार सकते हैं कि वायरस को हम किल कर ले जाएं। पहला तरीका क्या है? कुछ बैक्टीरिया अपने पास ऐसे एंजाइम रखते हैं जो वायरस का डीएनए तोड़ दे, जो आपको बायोटेक में पढ़ाया जाता है। याद है? समझ में आ रहा है? सही है। एक तो सेल खुद मार दे वायरस को, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है? आपको सेल किल करने पड़ेंगे। वो सेल किल करने पड़ेंगे जिनमें वायरस का इन्फेक्शन है, और दूसरे सेल्स को बचाना पड़ेगा कि उनमें इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए केमिकल होता है इंटरफिरॉन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो 10 सेल है, एक में इन्फेक्शन हो गया, बाकी के 9 इन्फेक्शन ना ले, और जिसमें इन्फेक्शन हुआ उसको मार दो। यही तरीका है, क्योंकि बाहर तो मरा हुआ है, अब बाहर नहीं मार सकते। सही है। किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, अब मार ही नहीं सकते, दवाई छिड़कते रहो, वो बाहर कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो सेल के अंदर जाके कर रहा है। फिर क्या करोगे? आप चाहते हो दूसरे प्लांट पे इन्फेक्शन ना हो, तो उस प्लांट को, जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, नॉर्मली उसको बर्न कर देते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि बर्निंग से एटलीस्ट उसका कवर खराब हो जाएगा, तो वो नए इन्फेक्शन शायद ना कर पाए। क्लियर है? बोलो बेटा। देखो 10-12 पॉइंट्स हैं जिन पे वो डायरेक्ट लाइन लिख देता है क्वेश्चन की, ठीक है।
वो पॉइंट्स कौन से मैं लिख रहा हूं, पर मैंने मोर और लेस में रिपीट कर रहा हूं, आप बताना आपको सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं। पहला, वायरस इज नॉन सेलुलर और ए सेलुलर, ठीक है, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। दूसरा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड है। तीसरा, तीसरा न्यूक्लियो प्रोटीन है केमिकली, सही है। फोर्थ, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। फिफ्थ, अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, ना एटीपी खुद की बना सकता, ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है उसके, ना कोई ऑर्गेनल है, ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। खुद का कोई प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, होस्ट की मशीनरी अपने कंट्रोल में कर लेता है, ठीक है। एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। वायरस में डीएनए और है बेटा आरएनए, कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं होगा, ठीक है। वायरस ही ऐसी चीज है अर्थ पे जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, किसी लिविंग सेल में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, क्लियर है। पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए आया था, पर वो सेल है ही नहीं अब कभी नेचर में, समझो, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही आया था, पर वो सेल नहीं बन पाया प्रॉपर तरीके से। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल सिर्फ किस में मिलता है, वायरस में, नहीं तो सभी लिविंग सेल में डीएनए होगा, और डीएनए होगा तो आरएनए जरूर बनेगा। तो सभी लिविंग सेल में, चाहे कोई भी सेल हो, डीएनए आरएनए दोनों होता है, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शन ना हो, जैसे आरबीसी है, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, लेकिन आरएनए बन के हो सकता है साइटोप्लाज्म में हो, भाई आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ जाता है ना, तो हो सकता हो 120 दिन के लिए, समझ में आ रहा है। एक्सेप्शन एक अलग चीज है, पर सभी लिविंग सेल में डीएनए ही होता है, और वो भी डबल स्टैंडर्ड, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, वो एक अलग बात है, पर होगा क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का पैरासाइट है, सेल के बाहर का पैरासाइट नहीं है, क्लियर है। क्या हम ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं, इन्हीं पे लाइन लिखी हुई, आप पिछले पीवाईक्यू देखो, यही लाइनें लिखी हुई मिलती हैं जिसमें वो करेक्ट और रॉन्ग पूछता है, ऐसे पीवाईक्यूज आते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे वायरस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार्ट करते लिखना, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है प्लीज पूछ लो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है बेटा। सैटरडे क्लास है आपकी, आपको पता है, ठीक है, संडे शायद नहीं है, और मंडे को है मेरे साथ, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, ठीक है। फ्राइडे वाले में अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है, फ्राइडे मैं अवेलेबल नहीं हूं, आपकी क्लासेस होंगी मुझे नहीं पता, मैं अवेलेबल नहीं हूं, आप बाकी देखो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। देख बेटा मेरी बात सुन ध्यान से, अरे सुन लो यार, मान लो तुम 2-3 भाई बहन हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बाकी की जिम्मेदारी थोड़ी है तुम्हारी, तुम अपना बताओ। मैं नहीं हूं, मैं बाकियों का नहीं बोल रहा, बाकी तुम समझदार हो, पढ़ लो, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं बोलना है, चलो इधर पढ़ो, ठीक है। हाँ, सेकंड है, सेकंड, ऑब्लिगेट पैरासाइट लिख दूं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका मतलब कंप्लीट डिपेंड करता है होस्ट सेल पे, एनर्जी एंड मशीनरी। बाहर कैसा है, इनर्ट क्रिस्टलाइन, आउटसाइड होस्ट सेल कैसा है भाई, इनर्ट, इनर्ट समझ में आता है, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, बाहर आप उसको मार नहीं सकते, और अंदर सेल के मारना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो, बाहर उसे आप मार नहीं सकते, पहले ही मरा हुआ है, अंदर आप मार नहीं पाओगे, इसलिए एंटीबायोटिक काम नहीं करते, क्लियर है, क्योंकि वो किसी दूसरे का सब कुछ यूज कर रहा है, आप कैसे मारोगे बेटा। राइनो वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम लड़ पाता है, तो कुछ दिन में, 4 से लेके 7 दिन में, 3 से लेके 7 दिन में हमारा इम्यून सिस्टम ओवरकम कर लेता है। दूसरा, राइनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम कर रहा है, कॉमन कोल्ड, वो उतनी सीवियर नहीं होती, अगर वो एल्विलाई की प्रॉब्लम कर रहा होता तो प्रॉब्लम होती। जैसे अगर आप देखो कोविड ने नुकसान क्यों पहुंचाया, वो लंग्स के अंदर जा रहा है ना, नहीं तो कॉमन कोल्ड होता तो फिर क्या ही दिक्कत है, नहीं, आउटसाइड होस्ट, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्लियर है। उसके बाद बेटा डीएनए और आरएनए प्रेजेंट, नेवर बोथ, क्या होगा, नेवर बोथ,
दोनों साथ नहीं होगा। जैसे क्या हो सकता है बेटा, इन वायरस जेनेटिक मटेरियल इज, क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए और डीएनए। सही है, आरएनए है या डीएनए है। बट इन ऑल लिविंग सेल, सभी लिविंग सेल में क्या है, इट इज डीएनए। कैसा, डबल स्ट्रैंड। ये बात याद रहेगी। अच्छा, वायरस और क्या काम करता है, इट इज केमिकली, क्या है भाई, न्यूक्लियोप्रोटीन। केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या चीज ज्यादा होता है, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन? प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। सिमिलर टू, सिमिलर केमिकली टू, किससे किससे, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन। यस, क्लियर है। राइबोसोम क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन है। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन हो गए। तो बताओ, पूछ लो भाई, किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो। और क्या लिख सकते हैं यहां पर, कंट्रोल होस्ट मशीनरी, या यूज होस्ट एंजाइम एंड राइबोसोम। सही है, दूसरे का सामान यूज कर रहा है भाई ये। क्लियर है। वायरस में अपना कुछ नॉट हैव ओन रिएक्शन, खुद के रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव। कोई डाउट किसको, किसी को? एंटीबायोटिक काम नहीं करती आसानी से। ऐसा नहीं कि वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक होती नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ हम लोग अरेंज कर लेते हैं, कोई प्रोसेस कहीं पे कुछ ब्लॉक कर दे, लेकिन बहुत रेयर। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज के लिए होती हैं, फंगल के लिए होते हैं, पर वायरल डिजीज के लिए नहीं होती, क्योंकि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। वायरस में ऑर्गेनल है कोई? नहीं है। ऑर्गेनल एब्सेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं है कोई, साइटोप्लाज्म, ये सब एब्सेंट होता है। क्या चीज? एंजाइम्स बेटा, मैं आपको बताता हूं। वायरस के इस पे एंजाइम हो सकता है इसको छेद करने के लिए, इसमें सेल वॉल में लाइसोजाइम बैक्टीरिया में छेद करने के लिए वायरस में एंजाइम हो सकता है, पर वायरस में मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होगा। कुछ एंजाइम वायरस के पास होते हैं ताकि वो अटैक कर सके, लेकिन वायरस में क्या नहीं होता है, पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, आपस में जुड़े हुए एंजाइम। समझ आ रहा है? वायरस में आपस में जुड़े हुए मतलब कोई वो नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते, पर एंजाइम हो सकते हैं कुछ, ठीक है। हाँ भाई, इन्फेक्शन कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। कौन इन्फेक्शियस है? जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। राइबोसोम किसका बना हुआ, आरएनए प्लस प्रोटीन। सही है, राइबोसोम बना हुआ आरएनए प्लस प्रोटीन। चलिए जल्दी करिए, इसको एक बार करते हैं, नोट कर लो बेटा। आपका टेस्ट का सिलेबस क्या था बॉटनी का? सेल साइकिल, बस एक ही चैप्टर आ रहा था। ये करो ना, ऐड क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, किसने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी अभी? मान लो सैटरडे टेस्ट से पढ़ तो लोगे ही तुम लोग, 15 तारीख की छुट्टी भी है तुम्हारी। हाँ, पतंग वतंग तो यहाँ कोई उड़ाता नहीं होगा, उड़ाते हैं 15 तारीख को? यहाँ तो सावन वावन में उड़ाते हैं। कहाँ उड़ाते हैं, कब उड़ाते हैं? है, मकर संक्रांति को उड़ाते हैं। है, हाँ हाँ, तुम्हारी खुद कटी हुई है बेटा, पतंग क्या उड़ाओगे, पढ़ लो, है ना। हाँ,
पढ़ाई करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस को एनर्जी, देख वायरस को एनर्जी नहीं चाहिए। जब वो अंदर जाकर प्रोटीन बनाएगा ना, सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। वो यूज करेगा होस्ट की एटीपी। बाहर वो जिंदा ही नहीं है तो एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी कब चाहिए उसको? जब किसी के सेल के अंदर एंटर करेगा। भाई जो चीज बाहर मरी हुई है उसको एनर्जी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी के अंदर एंटर कर जाएगा तो एनर्जी क्यों चाहिए? बहुत सारे प्रोसेस करने हैं, तो एनर्जी भी वो उसी की यूज करेगा। समझ आ रहा है? पांचवा पॉइंट, इट इज केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। वायरस दो चीज का बना है, डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए को क्या बोलोगे बेटा? न्यूक्लिक एसिड, और साथ में प्रोटीन है। सिमिलर टू राइबोसोम क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन। बता, आ रहा है समझ? तो सिमिलर हो गया ना, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हो गया इस सेंस में। चलो भाई आगे करो, लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, वेट नहीं, जल्दी। हाँ भाई, कौन कौन थी जिनको पैसे मिले थे? एक तो ये था, और कौन था? वीटी सर से पैसे मिले, एक और भी कोई था? तुझे भी मिले? क्या किया सब? खा गए हैं? बचा के रखो, बाद में काम आएगा। मैं वो लगाऊंगा ना फाइन, गलत क्वेश्चन पे, तो वापसी ले लूंगा। ठीक है? हाँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो गया? फाइन लगाएंगे ना बेटा। हाँ, एक 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 वो स्टार्ट करते हैं, फाइन लेके जिसके ज्यादा आएंगे उसको दे देंगे। ऐसे ही होना चाहिए। सही है? चलो करो, जल्दी करो। चलो एक टेस्ट लेते हैं, जिसके फुल आएंगे उसको देंगे। पेपर में बनाऊंगा। ठीक है? हाँ, सुन सुन मेरी बात सुन। कोई भी चीज जो सेल से छोटी है उसे ए सेलुलर कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो ए सेलुलर है, सेल से छोटा है। जैसे एक मिनट रुको भाई। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसके किसके पास है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो सेलुलर का मतलब होता है सेल। कोई भी सील चीज सेल से छोटी है, ए सेलुलर। माइटोकॉन्ड्रिया ए सेलुलर है। आप बात समझ में आ रही है? राइबोसोम सेल से छोटा है, कंप्लीट सेल ना होना ए सेलुलर, और फिर सेल ना होना नॉन सेलुलर। लगभग एक जैसी बात है। और लिख ले, एंड लिख ले, क्या फर्क पड़ रहा है? इन ये दोनों टर्म सेम है, तेरे लिए सेम है, इतना याद रख बस। ठीक है? और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन लिखेंगे। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। कौन सा पॉइंट पूछ रहा था कोई? पॉइंट पढ़, लिखे नहीं है? जल्दी लिख भाई, इतना टाइम थोड़ी है, जल्दी करो। हाँ भाई, इधर आ पहले, उतनी दूर से थोड़ी सुनूंगा। हाँ बोल, देख के सर पे ना लगे बच्चे। वायरस के लिए कोई भी लिविंग सेल होस्ट हो सकता है, बस वो अटैक कर पाए। वायरस कर किसी भी सेल पे अटैक कर सकता है, लेकिन क्या हुआ है, बैठ जा, बता रहा हूं, बैठ जा। होता क्या है कि जब किसी को अटैक करना होता है ना, उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए चीज। मेरी बात समझ पा रहे हो? स्पेसिफिक मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई, जैसे एचआईवी है, वो दो ही तरह के सेल्स को अटैक करता है। ठीक है? एक टी हेल्पर सेल को, और एक मैक्रोफाज को। दो ही तरह के सेल्स को अटैक करता है। तो सेल्स तो और भी हैं। तो क्या होता है, जब कोई पैरासाइट होता है ना, वो धीरे धीरे स्पेसिफिक हो जाता है कि मैं इसी को मारूंगा। सही, मार वो किसी को भी सकता है, पर धीरे धीरे वो इवॉल्व कर चुका होता है। हम ऑब्लिगेट पैरासाइट वर्ड यूज करते हैं, मतलब सेल पर निर्भर है पूरी तरीके से। और कौन सा पैरासाइट है? इंट्रासेलुलर। लिखा है हमने यहां पे? नहीं लिखा? नहीं नहीं, कहां लिखा है? नाइन्थ में लिख लो, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर समझ में आता है? सेल के अंदर। सेल थ्योरी कहती है कि एनीथिंग जो बनी है सेल और उसके प्रोडक्ट से, है ना? चलिए आइए, ये लिखना चाहो लिख लो जिसको लिखना है, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा जरूरत है इसकी। हम लोग डिस्कवरी ऑफ वायरस पे टॉपिक पढ़ते हैं, जल्दी करेंगे बेटा। प्रोटीन का कवर का काम है प्रोटेक्शन। क्रिस्टल क्या लिखा है बेटा? किसी चीज की फिक्स शेप होती है उसको क्रिस्टल बोल सकते हैं। ठीक है? एक शेप होती है उसकी,
और पूछो यार, तुम लोग पूछ लिया करो। बट लिविंग नहीं है उसके अंदर से। देख वायरस क्या, एक तरह से ब्रेन जा रहा है, क्या काम कराना है, जेनेटिक मटेरियल मतलब इंफॉर्मेशन जा रही है, क्या कराना है। सही है। तो हम उसे लिविंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्टिव हो जाता है। बाहर क्या है, इनएक्टिव है। और जो चीज सेल के बाहर है, आप उसे मार ही नहीं सकते। चलिए एक नोट लिख लो यहां पर, इंटरफिरॉन, इसके बारे में लिखेंगे नोट। इसके बारे में नोट लिख लो भाई, इंटरफिरॉन लिखो। इसके नोट करके इंटरफिरॉन लिखो पहले, इसके बारे में बता रहा हूं। इंटरफिरॉन, ठीक है, लिखो इंटरफिरॉन। क्या है ये इंटरफिरॉन? लिखो, लिखो प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। इंटरफिरॉन प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, which protein produced by virus infected cells which initiate which initiate antiviral state, which initiate anti समझ में आता है, अगेंस्ट एंटीवायरल स्टेट, एंटीवायरल स्टेट, ठीक है, इन नेबरिंग सेल एंटी अपोजिट वायरल स्टेट। मतलब क्या हुआ, जिस सेल को इंफेक्शन है उसने इंटरफिरॉन बनाया, बगल वाले सेल में इंफेक्शन नहीं होगा। लाइन का मतलब क्या है, इंटरफिरॉन किसने बनाया है, वायरस इन्फेक्टेड सेल ने, ताकि बगल वाले सेल में किसका इंफेक्शन ना हो, वायरस का। इसका यह मतलब है। अरे समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए आगे चलेंगे, डिस्कवरी पे बात करते हैं बेटा। क्या बना रहे हो बेटा, डायग्राम बना लो, चलो जल्दी बना लो। लिख लिया बेटा? चलिए बना लिया? जल्दी करो यार, तुम लोग कितनी धीरे धीरे बनाते हो, जल्दी बनाओ। चलो जल्दी करेंगे बेटा। एक बहुत दिनों से इस टॉपिक में एक प्रॉब्लम रहती है, इधर सुनेंगे सब लोग। बना लिया सबने ना? कोई लिख रहा है? जल्दी करो यार। चलिए देखो, बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ये है कि वायरस किसने डिस्कवर किया। तीन एनसीईआरटी में तीन अलग अलग नॉलेज है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन होगा जिसमें फाइनल जो नई एनसीईआरटी है वो लेंगे, कि कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अब वही चलेगा। समझ में आ रहा है? उसने वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन काट दिया उसके अनुसार क्या होगा, अब नई वाली चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फाइनल वाली में बेजरनिक दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको लास्ट में नोट में लिखवा रहे हैं, पर आप पहले समझ लो वायरस में क्या है। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब वायरस डिस्कवर हुआ था ना, तो लोग ऐसा मानते थे वायरस क्या है, एक लिक्विड है बस, और इन्फेक्शन करता है। वायरस क्या है, लिक्विड है, क्योंकि इस पे काम किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, वो कुछ टीका बना रहे थे चिकन पॉक्स काउ पॉक्स का ऐसा करके, तो वो
जिसको मान लो डिजीज हो रखी है, उसमें से वो लिक्विड निकाल के किसी स्वस्थ आदमी में जो पेशेंट होता था उसमें डाल देते थे, उसको कुछ दिन के लिए वो हो जाता था डिजीज, बाद में फिर रेजिस्टेंट हो जाता था। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वायरस का एक्चुअल जो मीनिंग है ना, वो क्या है कि कोई एक ऐसा लिक्विड जो पॉइजनस है। समझ पा रहे हो? तो वायरस का जो मीनिंग होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड या विनमस फ्लूइड। क्योंकि जब कोई चीज दिखी नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं ना भाई। जो चीज दिखती नहीं है उसके बारे में आप कुछ बोल भी तो नहीं सकते। तो वायरस पहले ऐसा माना जाता था कि एक लिक्विड है। क्या है? एक लिक्विड है। अब उस लिक्विड को लेकर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया एवन वॉस्की ने। एवन वॉस्की ने क्या किया, ध्यान सुनेंगे। एवन वॉस्की ने क्या किया, उसने केमिकल फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, उसको पास किया, इन्फेक्टेड प्लांट, उसको पास किया बैक्टीरियल फिल्टर से। पास थ्रू किससे? बैक्टीरियल फिल्टर से। अगर उसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास किया, ध्यान देंगे बच्चे, उसको बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर दिया, ऐसे ऐसे इसमें से पास कर दिया, उस लिक्विड को पास कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई प्लांट है, इसकी लीफ में इंफेक्शन है, यहां से फ्लूइड निकाला इंफेक्शन वाला, उसको पास कर दिया बैक्टीरियल फिल्टर से। मतलब ये लिक्विड है, मान लो इसको एक फिल्टर से पास किया। अब यहां पर बैक्टीरियल फिल्टर ना लिख के हम लिखेंगे बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। प्रूफ का मतलब होता है कि ये जो फिल्टर है इट कैन स्टॉप बैक्टीरिया। समझो, ये किसको स्टॉप कर सकता है? बैक्टीरिया को। अब जरा खुद से सोचना मेरी बात जो मैं बताऊंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं 1892 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवेन वॉस्की। उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन वाला एक लीफ में कोई इन्फेक्शन था वायरस का, वहां से लिक्विड लिया और उसको एक फिल्टर से पास किया। वो फिल्टर बैक्टीरिया रोक सकता था। अगर नीचे वाला लिक्विड अभी भी इन्फेक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा है। समझ पा रहे हो? अगर इन्फेक्शन नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब ये कोई बैक्टीरिया ही है जो बहुत छोटा है, जो दिख नहीं रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गया, इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये जो वायरस है, वायरस कैन पास थ्रू किससे? बैक्टीरियल थ्रू प्रूफ फिल्टर। ये बात समझ में आ रही है? अभी आप यहां पर बच्चे वायरस को, अभी जो हम यहां लिख रहे हैं, वायरस को कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ लो मत। वायरस को आप अभी सिर्फ लिक्विड समझो, क्योंकि 1892 तक कोई ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं था। हम वायरस को सिर्फ क्या मान रहे थे? एक लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जो इन्फेक्शन कर सकता है। उसको पास किया एक फिल्टर से, वो फिल्टर बैक्टीरिया रोक सकता था। लेकिन जो नीचे लिक्विड आया वो अभी भी इन्फेक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से छोटी है। आ रहा है समझ? सोचो, ये कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से छोटी है, और उसका नाम हमने ऑलरेडी वायरस रखा हुआ था, क्योंकि वायरस क्या मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। ये बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, बेजरनिक ने ये देखा 1892 में, ये टोबैको प्लांट की लीफ है। ये किसकी लीफ है? टोबैको प्लांट। उस पर एक डिजीज हो रखी थी जिसमें धब्बे बने हुए थे ऐसे। इसको कहते हैं मोज़ोइक। क्या बोलेंगे इसको? मोज़ोइक डिजीज। इस मोज़ोइक डिजीज से केमिकल आइसोलेट किया। क्या आइसोलेट किया? केमिकल। और वो क्या कर सकता था? कैन कॉज फ्रेश इंफेक्शन। वो नया इंफेक्शन कर सकता था नए प्लांट में। मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक लीफ है जिस, भाई इधर ध्यान दे, मेरी तरफ सुन। एक लीफ है जिस पे इंफेक्शन है, उससे लिक्विड निकाला और इंफेक्शन करा दिया। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, एक टर्म यूज की, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। इसका मतलब होता है इंफेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूइड। ये लिविंग फ्लूइड का क्या मतलब है? लिविंग फ्लूइड का मतलब जब ये केमिकल यहां से निकल गया, उसके पास अभी भी डिजीज करने की एबिलिटी है। कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम का मतलब है
एक ऐसा फ्लूड जो नया इन्फेक्शन कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम का मतलब है इन्फेक्शन कॉजिंग, इन्फेक्शन कॉजिंग क्या? लिविंग फ्लूड। मेरी बात समझ में आई? इन्फेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूड को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम बोल रहे हैं। कोई डाउट? बोलो। सही है भाई। मतलब ये हुआ कि मान लो किसी को इन्फेक्शन है, आपने वो लिक्विड निकाला, वो नया इन्फेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो फ्लूड के पास इन्फेक्शन करने की एबिलिटी है, इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, लिविंग वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और ये टर्म किसने दी है? बेजर्निक ने। अब स्टेनले ने क्या किया? क्या हुआ? अच्छा 98 है, यस। 1935 में स्टेनले ने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो तुम्हें याद है तो मेरे से पढ़वा क्यों नहीं जबरदस्ती? मैं नोट्स दे देता हूं, पढ़ लो। फिर से पढ़वाने में मजा आ रहा है नहीं? हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो बेटा, मक्कार हो ना तुम लोग, चलो कोई नहीं। देखो, क्रिस्टलाइज का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुने। आपके पास लिक्विड है, आपने, मैंने इसको बताया भी कैसे, कि जैसे चीनी पानी में घोल देते हैं, जब उससे दोबारा इवेपोरेट करते हैं तो क्रिस्टल दिखते हैं। ऐसे ही वायरस के पहली बार क्रिस्टल दिखे। इससे पहले वायरस सिर्फ लिक्विड था, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बार वायरस क्या होता है हमें दिखा। जैसे तुम मान लो आज तक तुमने कोई चीज देखी नहीं है और तुम्हारे सामने आ जाए, तो उसे सिर्फ हम एक ही वर्ड बोलते हैं, भूत देख लिया हमने। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि कोई ऐसी चीज जो आपने आज तक देखी नहीं, वो तो आपके सामने आ जाए अचानक से, समझ ही नहीं आ रहा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे ही इससे पहले वायरस इनविजिबल था, कुछ पता ही नहीं था, बस हमें ये पता था एक लिक्विड है, इसलिए हमने उसका नाम भी वही रखा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर पाए। सही है। और किसने किया? स्टेनले ने। और उन्होंने बोला क्रिस्टल्स आर मेनली प्रोटीन, क्रिस्टल्स आर मेनली प्रोटीन। रीजन ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि प्रोटीन आउटर होती है, प्रोटीन क्या होती है? आउटर है, तो मेनली वही दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखो, 1935 के बाद, अब वो टाइम आ गया था 5-10 साल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए होंगे। सही है, एनसीईआरटी ने सेल वाले चैप्टर में लिखा 1940 के बाद आ गए थे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, अब हम वायरस का प्रॉपर स्ट्रक्चर देख पाते हैं, क्योंकि वायरस जो है वो नैनोमीटर में है। अगर आपको याद हो, बैक्टीरिया सबसे छोटा, वो भी तो माइक्रोमीटर में है। सही है, माइकोप्लाज्मा 0.3 0.1, लेकिन वायरस नैनोमीटर पे, राइबोसोम जैसा होता है। आप सोचो ध्यान से, तो उतनी छोटी चीज को आप किससे देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब हम क्या है, अब हम क्या है, आफ्टर स्टेनले, आफ्टर स्टेनले वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया, वायरस का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, नोट करो एक बार जल्दी से। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? बेजर्निक ने क्या किया, एक इन्फेक्शन प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ ली, वहां से थोड़ा सा लिक्विड निकाला, एक ऐसा प्लांट जिनमें इन्फेक्शन ही दोबारा करा सकते हैं। इससे क्या पता चला कि ये जो फ्लूड है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये फ्लूड में कुछ ऐसा होता है जो नया इन्फेक्शन कर सकता है। सही है, तो उसको उसने बोला कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। ऊपर नीचे में क्या फर्क है? इसने बताया कि साइज छोटा होता है वायरस का, इसने बताया नया इन्फेक्शन कर सकता है, इसने देखा पहला हो कैसे होता है वायरस। डिस्कवर किसने किया? एनसीईआरटी ने इसको लिखा हुआ है, नोट बेजर्निक। एनसीईआरटी ने पहले वो लिखा हुआ था, लुइस पास्चर, पास्चर हटा के उसने किया इवेन वॉस्की, फिर उसने बेजर्निक कर दिया। ठीक है, तो वेट कर लो, या तो तुम्हारे एग्जाम तक कुछ आ जाए। देखो, कायदे से कभी भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन देना नहीं चाहिए। वो तो एनटी को खुद नहीं पता था डिस्प्यूटेड है, नहीं तो वो देता नहीं। सही है, एनटी पेपर जो बनाता अपना सोता रहता है, आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो। लेकिन आप ये मान के चलो, इसके बाद से कोई भी एग्जाम इंडिया में जो भी हो रहा होगा, इवन यूपीएससी एसएससी, उसमें नया सिलेबस कंसिडर किया जाएगा। नीट के बाद से ये चीज फिक्स हो गई है। समझ में आ गया? 2 सिलेबस है, पुराना नया, आप डेटेड को लेंगे। क्लियर?
ये वाला ना बेजर्निक वाला हो वैसे ही रहा है, पर लुइस पास्टर ने क्या किया था, वो डेवलप की थी वैक्सीन। उसने क्या किया था, वो काऊ पॉक्स होती है, वहां पे जो जो वो दूध निकालने वाले होते हैं ना, उनको छोड़ के बाकी सबको चिकन पॉक्स हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार जिसको काऊ पॉक्स हुई, काऊ पॉक्स भी वो एक ही तरह का वायरस है, तो उसको चिकन पॉक्स नहीं हो रही है। जब उसने ऐसा देखा तो उसने क्या किया कि जिनको चिकन पॉक्स हुई हुई है उसमें से हल्का सा निकाल के एक नॉर्मल पर्सन में डाल के देखा, उससे फीवर तो हुआ, लेकिन फिर उससे आगे चिकन पॉक्स नहीं हुई। ठीक है, ये एडवर्ड जेनर ने किया था। क्लियर है? और एडवर्ड जेनर और पास्चर समहाउ रिलेटेड हैं, कोई एक दूसरे का स्टूडेंट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, हाँ। हाँ बेटा। बेटा प्रोटीन पे कुछ रिसेप्टर होने चाहिए। मैकेनिज्म नहीं हुआ, बस जैसे क्या हो गया कि मान ले लॉक एंड की होता है ना, रिसेप्टर वैसे रिकॉग्नाइज करता है, पर उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म मतलब बाहर जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ना उसको, खाना पानी। कोई मैकेनिज्म, इनर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर कुछ कर ही नहीं रहा। और क्रिस्टलाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का है। उसके पास कोई रिएक्शन ही नहीं होते, अगर रिएक्शन होंगे तो उसको फिर एटीपी चाहिए। समझ आ रहा है? उसके पास बाहर होस्ट डिटरमाइन है। देख, पहली बात, वायरस खुद नहीं जा सकता, मैंने टच किया, दूसरी जगह टच किया, ऐसे जाएगा। ठीक है, टच करने के बाद उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन के रिसेप्टर होंगे, अगर वो सेल के साथ मैच कर जाएंगे तो उसको अटैक कर लेगा। समझ आया? क्योंकि वायरस को कोई ले जा नहीं सकता, मतलब खुद से नहीं जा सकता, उसको ले जाने के लिए हमेशा कैरियर चाहिए। नहीं? लिख लिया भाई? जल्दी करो। चले आगे। जिन्होंने लिख लिया कृपया करके एनसीईआरटी पढ़ लो, जल्दी करो। जल्दी लिख लो बेटा। हाँ बेटा। एंटीबायोटिक कहाँ खाते हैं? एंटी एलर्जी खाते हैं। हाँ, नॉर्मली एंटी एलर्जी खानी चाहिए, वो तो दे देते हैं, तुम खा लेते हो, वैसे तो एंटी एलर्जी खाई जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेयरली खाई जाती है, बहुत कम है। जैसे उसमें एचआईवी में एक एंटीबायोटिक आती है, वो रेड उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक करती है। तो अगर आपके पास कोई एंजाइम है को ब्लॉक करने के लिए वो कर सकते हो, पर नॉर्मली नहीं खाई जाती। नोट में लिख देते हैं बेटा। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें शायद बेजरनिक है। सबके नाम लिख दो।
अभी पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, छोड़ो जाने को। चलो नोट करो, जल्दी चल रहे हैं आगे। कल बेटा एक खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपको वो एक टॉपिक कराना है, क्या नाम है उसका, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग में किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, परसों हम लोग हो सकता है, कल फ्राइडे है क्या है, फ्राइडे है, परसों आपका सैटरडे, हो सकता है हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो। तो दोनों पढ़ ले, क्या हो गया। देख, लिविंग वर्ल्ड में कितना भी पढ़ाऊंगा 3-4 दिन तो पढ़ा ही नहीं सकता, एक दिन पढ़ाऊंगा तो मैं सैटरडे हो सकता करा ही दूं उसे। उसमें 4 टॉपिक थे, 2 हट गए। 4 टॉपिक थे, 3 बड़े थे, उसमें से एक छोटा था, तो एक ही टॉपिक बचा है लगभग। लिविंग वर्ल्ड में ये पता है आपको, लगभग एक ही, नॉमेनक्लेचर छोटा सा टॉपिक है, जो बचा है उसमें वो किंगडम, फाइलम और वही बचा है। तो लिविंग वर्ल्ड मेरे ख्याल से शायद 60% डिलीट हो गया, थोड़ा सा बचा है बस। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको प्लांट किंगडम जो है एटलीस्ट एल्गी वाला पार्ट जरूर करा चुके होंगे, है ना। मान ली एक ही दिन होता, अब दिन तो 4-5 है, 4 है मान ले मिनिमम, कल के बाद से, तो फिर करा ही देते हैं लिविंग वर्ल्ड, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, कि प्लांट किंगडम भी खत्म नहीं होगा, तो कम से कम एक और खत्म हो जाएगा चैप्टर, टेस्ट में आने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। जितना ज्यादा टेस्ट में है उतना अच्छा है। तो 18 वाले टेस्ट में लिविंग वर्ल्ड भी डाल देंगे। एक मिनट, बायोलॉजिकल डालना है हाँ या ना, डालने वाले फेवर में, जो चाहते हैं कि डाल दिया जाए, थोड़ा ऊंचा हाथ। कौन कौन नहीं चाहता, जरा एक बार करना, क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। प्रायोन छोड़ देंगे, अजीब हाल है। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, लिख लिया नहीं, लिख लो जल्दी से। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हाँ भाई इधर देखो, सबसे पहले वायरस इज केमिकली, अरे रुक जाओ, केमिकली न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ कैप्सिड या कवर। समझ में आ रहा है, प्रोटीन किसकी फॉर्म में है, कैप्सिड या कवर की फॉर्म में। क्लियर है, प्रोटीन किसकी फॉर्म में है, कैप्सिड या कवर की फॉर्म में। देखो इधर, और कैप्सिड में क्या है बेटा, ध्यान देंगे, कैप्सिड जो बना हुआ है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैप्सोमियर, लार्ज नंबर ऑफ कैप्सोमियर। इधर देखो भाई, इधर देखो, ये कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर एक तरह की प्रोटीन होती है, छोटी सी प्रोटीन, उसको रिपीट करके एक कवर बनाते हैं पूरा, जो प्रोटीन का कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। इसके अंदर जेनेटिक मेटीरियल होता है, ये प्रोटीन का कवर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। समझो, एक मिनट रुको, अरे भाई सुन लो ध्यान से। सबसे पहले वायरस में डीएनए बहुत छोटा सा है, सही है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन रख नहीं सकते, तो वायरस बहुत चालाक है। उसने कहा एक काम करते हैं, एक थोड़े से डीएनए से एक छोटी सी कैप्सोमियर बना लेंगे, और इसी को बार बार बना के लगाकर पूरा कैप्सिड बना लेंगे। मतलब उसने इंफॉर्मेशन 2 चीज की रखी हुई है, पहला एक ईंट बनाने की, दूसरा ईंट को जोड़ के दीवार कैसे बनानी, वो बहुत स्मार्ट है वायरस, क्योंकि डीएनए बहुत छोटा है, उसके पास जगह नहीं है। तो उसने क्या किया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन किसकी रखी है, कैप्सोमियर की, और उसको अरेंज कैसे करना है बस।
बहुत बड़े स्ट्रक्चर की उसको जरूरत ही नहीं है इंफॉर्मेशन रखने की। समझ आ रहा है? इसलिए छोटे से डीएनए से काम चल जाता है उसका। समझ पा रहे हो? बोलो। सही है। तो उसने क्या किया, एक कैप्सोमियर को बार बार अरेंज करके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन का कवर। क्या बोल रहे हैं उसको? कैप्सिड बोल रहे हैं। और कैप्सिड का रोल क्या होता है? रोल प्रोटेक्शन। अगर आपसे बोला जाए कि रोल ऑफ प्रोटीन कोट, रोल ऑफ प्रोटीन कोट और कैप्सिड क्या है? प्रोटेक्शन। अब क्या होता है बेटा, ये जो कैप्सिड होता है ना, इसमें अलग अलग शेप दिखती है आपको, इसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे मान लो कुछ वायरस में हेलिकल दिखती है, हेलिकल को ही सिलेंड्रिकल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टीएमवी। ये वायरस ऐसा दिखता है, देखो इसमें कैप्सोमियर इस तरीके से लगे हुए दिखते हैं सिलेंडर की फॉर्म में, ये ऐसे ध्यान से देखेंगे बेटा, ये सिलेंडर की फॉर्म में ये कैप्सोमियर लगे हुए दिखते हैं। अरे इधर ध्यान दो, उससे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इधर देखो, ये देखो मैं क्या बता रहा हूं। आप एक काम करो, एक धागा लो, उस धागे पे छोटे छोटे कैप्सोमियर बांध दो और उसको एक ऐसे घुमाओ, हेलिक्स बन जाएगा। सिलेंडर की तरह दिखेगा नहीं दिखेगा बताओ? एक धागा ले लो, उस पर छोटे छोटे कैप्सोमियर बांध दो और उसको ऐसे घुमाते चले जाओ, मतलब बॉटल के चारों तरफ घुमाते चला जाओ, सिलेंडर बन जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेलिकल या सिलेंड्रिकल। ये किस में दिखता है? टीएमवी में। समझ आ रहा है? ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉलीहेड्रल होती है एक शेप, पॉलीहेड्रल। इसी को कई बार स्फेरिकल बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, इस तरीके का बनता है, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर होते हैं। ये जो ट्राइंगल है ना, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर हैं, ये जुड़ के ऐसी शेप आती है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का मतलब ये दोनों होता है, ऐसा, ये और ये, ऐसा। ये कौन सा है? पॉलीहेड्रल। ये कौन सा है? सिलेंड्रिकल। डन है? बताइए। अगर दोनों तरह की शेप मिल जाए, दोनों तरह की शेप मिल जाए, जैसे ये बैक्टीरियोफाज में है, किसमें है ये? बैक्टीरियोफाज में, उसमें ऐसा होता है। तो आप क्या समझ रहे हो, अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो वायरस में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है? कवर बनाना, जिसे कैप्सिड कहते हैं, कवर। कैप्सिड कैसे बनता है? बहुत सारे कैप्सोमियर को आप अरेंज करोगे तो क्या बनता है? कैप्सिड बनता है, प्रोटीन कवर बनता है। ठीक है। रोल क्या है? प्रोटेक्शन। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। यस, न्यूक्लिक एसिड की या जेनेटिक मटेरियल की। अलग अलग शेप, पहले ये और ये, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसी सिमेट्री बनती है? कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, यहां तक ठीक है? कर लेंगे इसको। मेरे को आपको जेनेटिक मटेरियल पढ़ाना है, प्रायोन्स, वायरॉइड और आपका वो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम वाला टॉपिक कल कर रहे हैं उसको यहां से। ठीक है। आपकी क्लास पहली सुबह लेट स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था? थोड़ी लेट है? परसों लिविंग वर्ल्ड करेंगे, कल ये फिनिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, लिविंग वर्ल्ड देखो, अगर मैं अभी कराऊं या बाद में कराऊं, इस वीक में करा देंगे तो ठीक रहेगा, फिर प्लांट किंगडम में एल्गी हो जाएगा। 3 क्लास है ना हमारे पास, तो उसमें एल्गी पढ़ा देंगे। ठीक है, एक टॉपिक कवर होगा, क्योंकि क्या होगा नेक्स्ट वीक में जो आपका राखी के बाद है, 20 तारीख है। ठीक है, अभी एमडी सर से मेरी बात हो जाती है कि वो आएंगे, नहीं वो आ रहे होंगे तो मैं ही आ रहा हूँ उसके बाद भी। ठीक है, क्लियर है? हाँ।
तुम्हें पैसा इकट्ठा करो, मैं कल पैसा इकट्ठा करवाता हूँ।